आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 पार्ट में लेक्चर होगा। पहले तो हम बात करेंगे कि भारत का स्टैंड कितना क्लियर है। इस लेक्चर में हम बताएंगे कि आखिरकार भारत के स्टेक्स कितने हाई हैं इस वॉर में। अगला पार्ट जो थोड़ी देर में मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों ही चीजें ठीक रहें। दूसरे पार्ट में हम ये बात करेंगे कि भारत पे क्या असर होगा। क्या भारत युद्ध पे कूदेगा? भारत का मिडिल ईस्ट को लेके स्टैंड क्या है? इस लेक्चर में हम इजराइल और ईरान दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर आपकी ऐप, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर कोर्सेस किधर है। बेटा हमारी ऐप उड़ा दी है गूगल ने। 3-4 दिन वेट कर लो। ठीक है, बस 3-4 दिन की बात है। हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे, वहां से आप अवेल कर सकते हो। ऐप हमारा 20 के बाद ही आएगा, 20 अप्रैल के बाद। तो भारत जो है 14 अप्रैल 14th ऑफ अप्रैल एकदम से उठा, ई काबा हो गया हमला। नई दिल्ली को पता चला कि हमला हो गया है। एस जयशंकर ने बोला ओ माय गॉड। इधर ईरान भारत की तरफ एक शिप आ रहा था यूएई से। इजराइल समझिए खाली पार्शियल ओनरशिप थी इजराइल के बिजनेसमैन की, पकड़ लिया। 25 क्रू जिसमें 17 इंडियन। उससे उनसे भी बात चल रही कि भैया इनको तो छोड़ दो, इनकी क्या गलती है। तो अब बोला कि भाई तुरंत युद्ध रोको। कुछ भी करके युद्ध रोकना आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो इसको फटाक से युद्ध रोकिए। और बोला कि हम चाहते हैं कि डी एस्केलेशन हो, डिप्लोमेसी हो, बातचीत करो, जो भी करो, लेकिन युद्ध रोक दो। अब ये तो बहुत ही नपातोला स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ये भयानक एस्केलेशन हमको देखने को मिला है। भारत को पता था ये होगा ही होगा। 12 अप्रैल को भारत ने एडवाइजरी जारी की थी कि पहली बात ईरान और इजराइल ना जाइए। अब अजीब बात है, क्योंकि 5000 भारतीय जो हैं इंडियन वर्कर्स यूपी और हरियाणा से रिक्रूट किए गए। 1.5 लाख महीना सैलरी मिलेगी, इजराइल में जाके काम करो। पहला बैच जो है इनका रवाना हो गया था 1 अप्रैल को, 64 भारतीय थे। दूसरा बैच 500 से ऊपर, वो अभी 16 अप्रैल को यानी कि कल रवाना होने वाला था। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब ऑलरेडी वॉर हो चुका है, क्योंकि 1 अप्रैल को ही ये घटना थी, तो उस बैच को रोकना चाहिए था। हालांकि 99% यहां जो इजराइल का वेपन सिस्टम है कमाल है, ब्लॉक कर दिया, वो आने ही नहीं दिया। 99% जो ईरान ने मिसाइल ड्रोन उसको हवा में ही मार दिया, बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी दोस्तों खतरा टला नहीं है। हालांकि अब ईरान हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने साफ साफ बोला अगर इजराइल अटैक करेगा तब हम हमला करेंगे, तभी फिर हम इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, तभी हम हमला करेंगे। और इजराइल रिटेलिएट करेगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी इस समय थोड़ी कम है। करेगा जरूर, आज नहीं तो कल वो हमला करेगा। लेकिन भारत के लिए परेशानी का सबब है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है ना कि इंडिया के जो रिलेशन है दोनों से ही, चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, इजराइल दोनों से ही बहुत अच्छे। स्पेशली इजराइल से इंटरेस्ट स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, डीप स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। आप समझ सकते हो। तो सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, मतलब हम इजराइल पे इस समय ओपनली इजराइल से दिल से जुड़ गए हैं। कोई दुनिया में सपोर्ट करे ना करे, इजराइल की एम्बेसी का सबसे पहले स्टेटमेंट आ जाता है कि भैया भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अंधा सपोर्ट है, आप ये समझिए इजराइल का भारत को। कुछ भी हो रहा है, अमेरिका अगर मान ली डिस्क्रिमिनेट कर, भारत के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, होली के साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तुरंत इजराइल के एम्बेसी से सबसे पहले स्टेटमेंट आएगा कि जो भारत कर रहा है सही कर रहा है। तो उस हिसाब से हम कैसे छोड़ सकते हैं इजराइल को? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो आप ये समझिए, अभी अगर हम ईरान की बात करें तो 2020 से 2024 तक ईरान ने रिटेलिएट किया है। इनके जो कुछ फोर्स है ना, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC, जो कि 1979 के बाद बनाई गई। 2020 में आपको याद होगा कासिम सुलेमानी को मार दिया था, 28 जनवरी 2020। कार से जा रहे थे, अमेरिका की मिसाइलें सट्ट से कार उड़ा दी, मर गए कासिम सुलेमानी। उस समय ईरान ने हमला किया था इराक पे। क्यों इराक पे? क्योंकि वहां पे अमेरिका के बेसिस थे। हालांकि वो हमला नपातुला था, वो सबसे खतरनाक हमला है, क्योंकि वो IRGC के मेन हेड थे, वो जनरल थे, जनरल कासिम सुलेमानी। उनकी मौत पे पूरा ईरान उमड़ पड़ा था, ठीक है ना। तो वो हेड थे, मेन हेड थे, उनको मार दिया। ईरान डायरेक्टली अमेरिका से हमला नहीं, क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल है, तो अमेरिका से वो डायरेक्टली जाके नहीं भिड़ सकता था। तो उसने नाप तोल के मारा और बोला कि हमने हमला ले लिया, क्योंकि लोगों को भी बताना था हमने बदला ले लिया। लेकिन इजराइल को तो मार सकता है ईरान, ठीक है। अब यहां पे एक जनरल मरे, यहां 7 मर गए।
1 अप्रैल को दमास्कस पे हमला किया, 12 लोग मारे गए, जिसमें 7 जनरल ईरान के। इजराइल ने अभी तक बोला कि हमने किया ही नहीं हमला, फर्जी हमारे ऊपर चढ़े जा रहे हो, हमने तो हमला किया ही नहीं। लेकिन सबको पता है दोस्तों हमला किसने किया है। तो अगले 12 दिन तक 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक यह था अब हमला कर रहे हैं, अब हमला कर रहे हैं। मैंने भी बताया था कि हमला करेगा ही करेगा ईरान, क्योंकि इनकी साख पे बट्टा है। ये इंडियन एक्सप्रेस का दोस्तों आर्टिकल है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और कर दिया हमला, 14 अप्रैल को कर दिया। अब जो बोला था वो कर दिया। तो ईरान में बहुत ज्यादा जश्न बना, लेकिन यह भी एक नापातुला अटैक था। हालांकि अटैक बड़ा था, 300 से ज्यादा ड्रोन्स मारे गए थे, मिसाइल्स मारी गई थी। तो अटैक बड़ा था। एयर स्पेस जो है अब तो खोल भी दिए गए हैं, बंद कर दिए थे। तो अटैक खतरनाक था, यह हुआ। इससे पहले भी छुटपुट हमले जो है वो ईरान करता रहा है। पिछले 4 साल में 2020 से लेकर 2024 तक आप समझ सकते हो, कभी अमेरिका पे कभी इजराइल पे। क्यों अमेरिका और इजराइल पे? इसलिए ऐसा है, इसलिए है क्योंकि देखिए अमेरिका ही तो ईरान की कुंडली पे काल बन के बैठा है, काल बन के बैठा है अमेरिका। क्यों? न्यूक्लियर। अमेरिका को पता है कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए उस दिन ईरान धज्जियां उड़ा देगा सबकी। और ईरान इस समय अलग थलग है पूरी दुनिया से, इस्लामिक वर्ल्ड एक है ही नहीं। यू वोंट बिलीव, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने इजराइल को डिफेंड किया। सऊदी अरेबिया कोई कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट ज्यादातर देशों ने ईरान को कंडेम किया, क्योंकि सऊदी और ईरान की दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी है, शिया और सुन्नी का विवाद है। सऊदी जो है वो वर्ल्ड लीडर है सब इस्लामिक वर्ल्ड का, ईरान चाहता है हम बने। तो यहां कुर्सी, पावर की एक स्ट्रगल है, पावर स्ट्रगल है, पैसे का स्ट्रगल है कि पैसा चाहिए। कोई किसी का सगा नहीं है, आप ये समझिए। सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए यहां पे लड़ रहे हैं। तो ये हुआ पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये तो चलिए ठीक है, इसको छोड़िए, इसको कई बार मैं बता ही चुका हूं, इस पर हम नहीं जाएंगे। तो अब इजराइल के स्पोक्स पर्सन ने जब जैसे ये हमला हुआ तो उन्होंने बोला कि देखिए हमने सब खत्म कर दिया है, यहाँ पे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया है, इजराइल की एयर स्पेस के बाहर ही उड़ा दिया। जॉर्डन और सीरिया के ऊपर से ड्रोन जा रहे थे, हमने वही मार दिया। इनका जो एरो सिस्टम है, जो सी डोम है, जो आयरन डोम है, जो डोविड स्लिंग है, इनके जो वेपन भयानक एयर स्पेस बना के रखी है यार। देखो सैनिक की बात करें तो इजराइल के पास कम है, ठीक है। 11 लाख ईरान के पास है, 6 लाख इजराइल के पास है, कम है। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सैन्य लड़ाई होनी ही नहीं वाली है। इजराइल पूरी टेक्नोलॉजी पे निर्भर है अपनी, और उनके इंटेलिजेंस पे निर्भर है, अमेरिका पे निर्भर है। और अमेरिका मतलब G7 नेशन ने तो पूरा साथ दिया ही दिया है इजराइल का कि हम तुम्हारे साथ हैं, मारो। लेकिन अब अमेरिका ने बोला कि आप हमला करोगे तो हम फिर तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। तो यहां पे बोला कि एक अरब टाउन जो है उसमें दिक्कतें हुई हैं। तो अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी बात है भारत के साथ है। इंडिया एक बहुत ही डिफिकल्ट स्पॉट पे है। क्यों? चलिए हम इसकी बात करते हैं। देखिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला होता है, ब्रूटल हमला होता है इजराइल पर। फिर इजराइल जो है वो पलटवार करता है। अब सऊदी अरब, ईरान, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन और फिलिस्तीन से बात की, भारत सबसे मिला और यह बोला कि बहुत डेंजरस है, सबसे पहले डी एस्केलेशन होना चाहिए, ठीक है। 2 स्टेट सोल्यूशन को हम सपोर्ट करते हैं, फिलिस्तीन भी रहे इधर, इजराइल भी रहे। नरेंद्र मोदी और इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी, उन्होंने बोला 29 अक्टूबर को फोन पे एक दूसरे से बात की। 25-26 जनवरी को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है वो भारत में है, ठीक है। 26 जनवरी वही एज अ चीफ गेस्ट आए। उन्होंने भी बोला कि हाँ बड़ी दिक्कत है, बड़ी टेंशन है। G20 समिट हुई, ठीक है, भारत में, तो वहां पे भी हुआ ये। भारत के अब देखिए ईरान इसमें कहीं आएगा नहीं, भारत ईरान से मिला नहीं है बहुत टाइम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ईरान भी भारत का लंगोटिया यार है, ठीक है। इजराइल अभी यार बना है। यहूदियों को भारत ने हमेशा से शरण दी है, कुछ यहूदी भारत में भी इस समय। इजराइल और भारत के इस समय इंटरेस्ट स्पेशली 2014 से पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा करीब आए हैं। पहले इजराइल, मैंने कई बार बताया भी है, इस पे लेक्चर्स भी लिए, आप देख लीजिएगा, स्टडी ग्लोस टाइप करिए इंडिया इजराइल रिलेशंस के, आपको 20 लेक्चर मिल जाएंगे। तो भारत ने इजराइल को 1993 में रिकॉग्नाइज किया था। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन बन गया। अब जब यासिर अराफात लीडर बन गए, फिलिस्तीन बन गया, इधर इजराइल हो गया, तो जब पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो हमने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, हमने भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया। बढ़िया है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 2014 से हमने लगभग हर एक चीज पे, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हमने हर एक चीज पे इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया, ठीक है। इजराइल ने बोला कि हम अपनी टेक्नोलॉजी भी आपको देंगे, हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी भी आपको बताएंगे कि हमने कैसे बनाई ये सारी चीजें। तो ये तक शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी इजराइल ने की,
ठीक है। और जैसा कि हमने पता कि पिछले 10 सालों में इजराइल और भारत बहुत करीब आ गए हैं, बहुत ज्यादा। तो ईरान का क्या, देखिए ईरान की अगर बात करते हैं तो ईरान तो भाई ऐतिहासिक रिलेशन है हमारे उससे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सबसे ओल्डेस्ट, तो ये तब से लेकर अब तक ईरान के ही लोग भारत में पढ़ने आते थे। तो तब से लेकर अब तक हमारे बड़े स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और एक कल्चरल रिलेशन हमारे ईरान के साथ रहे हैं। साथ ही साथ ईरान में तेल है बहुत सारा, तो भारत ईरान से तेल, एक समय भारत का सबसे बड़ा तेल का सप्लायर हुआ करता था। फिर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आ गए, डोनाल्ड ट्रंप ने काटसा निकाल दिया, बोला कि जो हमारा दुश्मन उससे कोई ट्रेड नहीं करेगा, तो काटसा में ईरान को डाल दिया, यानी कि अगर भारत ईरान से ट्रेड करेगा तो भारत में भी सैंक्शंस लग जाएंगे। अब भारत क्या कर रहा था, भारत बना रहा था चाबहार पोर्ट। भारत, आप ये समझिए कि ग्वादर को काउंटर करने के लिए, जो कि एक समय भारत को भी ऑफर हुआ था, भारत ने बिल्कुल बगल में चाबहार पोर्ट बनाया, भारत ने रेलवे लाइंस बनाई क्या मतलब पूरा काम चल रहा था, भारत ने रोड्स बनाए, भारत ने भर भर के इन्वेस्टमेंट की ईरान में, ठीक है। तो ईरान और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत पुराने दोस्त हैं। तो भारत के लिए तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई, आप समझ सकते हो। यहां पे ये समझिए कि इजराइल जो मेजर डिफेंस सप्लायर तो है ही है अमेरिका, फ्रांस और रशिया के साथ। सबको पता है कि कारगिल वॉर में मदद की अमेरिका ने, भले ही मदद नहीं की लेकिन इजराइल खड़ा था। 26/11 की बात करें तो भी इजराइल और भारत ने बोला कि, क्योंकि उस समय 2 यहूदी भी मरे थे, ठीक है, इजराइल के 2 नागरिक भी मरे थे। और जैसा कि हमने बताया कि ईरान से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यही तो बड़ी बात है, भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान को हटाओ, बांग्लादेश को हटाओ, तो तीसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम जो हैं वो भारत में रहते हैं, ठीक है ना, 20 करोड़ के आसपास। अरे यार ये क्या हो गया। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो भारत, छोड़िए इसको, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। तो भारत की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। इंडिया यही चाहता है कि कुछ भी करके डी एस्केलेशन हो, क्योंकि हमारे ईरान से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और देखिए अभी क्या था कि जैसे सैंक्शंस लगे थे, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ठीक है, ईरान के ऊपर। तो भारत ईरान से बहुत ज्यादा ट्रेड कर नहीं सकता, लेकिन ईरान को भी पता दिक्कत है और भारत को पता कि इस समय तेल की जो आपूर्ति है वो बहुत जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ब्लॉक कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तेल की जो, क्योंकि देखिए जब से रशिया वॉर हुआ है तो एक तो सबने उससे एनर्जी लेना बंद कर दिया, ना ही कोई गैस खरीद रहा, ना ही तेल। हमने डिस्काउंटेड रेट पे रशिया से तेल खरीदा, ईरान भी उसी कैटेगरी में आता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक होता है कि जिसकी जो रीजन में 30%, 1/3 तेल यहां से जाता है, तो भारत के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और 2021 में भारत और ईरान ने एक डील साइन की। जब से जो बाइडेन आए हैं तब से उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स किया है चीजों को कि ठीक है, भारत जो है वो ट्रेड कर सकता है ईरान से, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत धीमे धीमे जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहा है। तो अब यहां पे अगर बात करते हैं, यार ये मैप लगा हुआ था, ठीक है, रुकिए मैं इसको दोबारा से खोल लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको मैप से बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो भारत के लिए ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पे जो ईरान है उससे भी रिश्ते वो बना के रखे, क्योंकि पाकिस्तान को भी काउंटर कर रहा है। और अभी ईरान ने पाकिस्तान पे हमला भी कर दिया था, आपको याद होगा। तो बात इतनी सी है कि दोनों देशों से हम कैसे बनाए, जब दोनों देश युद्ध में हैं, कैसे होगा ये। तो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है हमारा, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हमने चलाए हुए हैं ईरान में बहुत ज्यादा, जिससे हम आसानी से चीजों को काउंटर कर सकते हैं। अब देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ना, और इधर बाब अल मांडेब है, दोनों को ही ईरान ब्लॉक कर सकता है। लेकिन यहां पे ग्वादर बना और यहां पे हमने चाबहार बनाया है, और रेलवे लाइन से पूरा का पूरा कनेक्टेड है ये, तो आसान है हमारे लिए, ठीक है ना। लेकिन अब वही है कि दोनों इजराइल और ईरान आपस में भिड़ गए। अब भारत किसका साथ दे, तो भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। लेकिन दोस्तों ऐसा पहले भी हुआ है, भारत के लिए नई दिक्कत नहीं है। आपको बता दूं कि 2012 में इजराइल एम्बेसी के बगल में ब्लास्ट हुआ, ठीक है। अभी दोस्तों 2012 और 2023 में एक और ब्लास्ट हुआ। भारत ने कहा कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं इसके पीछे, जो बॉम्बिंग हुई है ना, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है। 2021 में जब नौर गेलॉन, उन्होंने ईरान को बिगेस्ट स्टेबलाइजर कहा था, तब भी जो ईरानियन एम्बेसी है उन्होंने बोला कि बकवास है, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते।
इधर इसराइल की एम्बेसी, इधर ईरान की एम्बेसी है, थूकते हैं एक दूसरे पे, बिल्कुल शक्ल नहीं देखते। भारत कहता है अरे शांत रहो भाई, शांत रहो, दोनों को समझाने का, अरे काहे झगड़ा कर रहे हो यार, तुम भी शांत रहो, तुम भी चुपचाप बैठो दोनों एक कोने में, दोनों आपस में बात नहीं करनी है। तो यहां पे दोनों से बोला कि दोस्ती बना के रखो यार, लड़ाई में क्या रखा है। तो एक मुश्किल सिचुएशन होने वाली है। हालांकि अभी चीजें बेटर हो गई हैं, कल हमला हुआ, अब चीजें शांत हैं, सब यही कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल जो है, ये एस जयशंकर ने दोनों से ही बात की थी, ठीक है। अब देखिए बड़ी बात यह है कि सीधा ईरान ने, जैसे कल 17 भारतीयों शिप आ रहा था, उस 17 भारतीयों को बंदी बना लिया और 17 भारतीयों को कैद कर लिया, तो बड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले तो 18,000 इंडियंस इजराइल में रहते हैं और 5 से 10,000 इंडियंस ईरान में रहते हैं। तो इनकी जिंदगी क्या करेगी, और 90 लाख जो है वो गल्फ और वेस्ट एशिया में काम कर रहे हैं। तो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सीधा सीधा कम्युनिटी पे भी असर आएगा, प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जैसा कि हमने बताया, एनर्जी सिक्योरिटी, वेस्ट एशिया जो है 80% ऑयल सप्लाई आपके यहीं से आते हैं। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, तुम्हारा 80% गया, अमेरिका रशिया पे आप निर्भर रहोगे, तेल के दाम कहां जाएंगे, दुगने हो सकते हैं, 150-160 रुपए तक मिल सकता है तेल, फिर क्या करोगे। तो अभी तो भारत रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में तेल खरीद रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा, आप हमेशा इनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तीसरा, जैसा कि हमने बताया, स्ट्रैटेजिक अरब कंट्रीज से ईरान और इजराइल दोनों के साथ ही, जो हमने अभी इतनी देर से बात कर रहे थे, अच्छे खासे इंटरेस्ट है भारत के। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये दोनों को ही, फिर इजराइल समझेगा कि यार इंडिया तो आपको साइड तो लेनी, अल्टीमेटली बाद में फिर ये हो जाएगा ना कि ये तो किसी की साइड ही नहीं ले रहे हैं, ये तो हमको भी बेवकूफ बना रहे हैं, उनको भी बेवकूफ बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बैलेंस एक हद तक काम करता है, उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो शुरू होने लगती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा और भारत को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए भारत ने बोला कि इस वॉर को खत्म करो, तुरंत रोको, चाहे जो भी करना पड़े उसके लिए, समझ रहे। हालांकि ऐसी हम उम्मीद करते कि नौबत नहीं आए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।